वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 19 जुलाई 2021। आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। और तीसरा है, इस प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ निंदा के तत्व शामिल होते हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से आंसर इसका बी है, केवल पहला और तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन इसका रॉन्ग है, क्योंकि इसको केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। इसके अलावा इसमें तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर ध्यान आकर्षित किया जाता है और इस प्रस्ताव पर कम से कम 2.5 घंटे तक चर्चा चलनी चाहिए और इसमें कोई विशेषाधिकार का मामला नहीं होना चाहिए। हाल ही में श्रोमणी अकाली दल ने विवादास्पद कृषि कानूनों पर मानसून सत्र में स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत किस राज्य की 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए मंजूरी दी गई है। पहला उत्तराखंड, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर इसका ए है, उत्तराखंड अभी यहाँ पे मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है और इसने राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया है, जिसने 2016 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGBRA को प्रतिस्थापित कर दिया है और राष्ट्रीय गंगा परिषद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 2016 में गठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उड़ान 4.0 दिसंबर 2019 में उत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा, उड़ान योजना में छोटे शहरों को महानगरों से जोड़ने के लिए उड़ानों को जोड़ने की योजना है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, दूरस्थ और क्षेत्रीय क्षेत्रों से संपर्क बढ़ाना है, हवाई यात्रा को सस्ता बनाना है। तो जो पहले से बंद पड़े हवाई अड्डे हैं उनको फिर से चलाना है, उनको विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किया गया स्कूल नवाचार तथा दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला, शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम है। दूसरा, शिक्षकों को अभिनव प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल में दूत भेजा जाएगा। तीसरा, बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दूत शिक्षित करेंगे। और चौथा है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर ए है, यानी शिक्षकों को केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय और AICTE के इनोवेशन सेल द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसका उद्देश्य है 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता और विचार सृजन के बारे में प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी किसानों को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्राप्त कराने में सक्षम बनाता है। पहला, किसान सीधे वैज्ञानिकों से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, खाद्यान्नों की ऑनलाइन कीमतें जान सकेंगे। तीसरा ऑप्शन है, कंपनियों से ऑनलाइन अनुबंध की सुविधा प्राप्त होगी। या चौथा, किसान मंडियों से सीधे जुड़ सकेंगे। तो सही आंसर इसका ए है, अर्थात किसान सीधे वैज्ञानिकों से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा किसान अपनी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है, भारत में
पर्यावरण प्रभाव आकलन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में पहली बार EIA के मानदंड 1994 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए थे। दूसरा है, परियोजना के उत्तरोत्तर में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए हर विकास परियोजना को EIA प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा रॉन्ग है। ए आंसर होगा इसका। जो EIA अधिसूचना है 1994 को 2006 में फिर से संशोधित किया गया और पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 जारी की गई, जिसके तहत परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया है। तो यहाँ पे ये कथन गलत है, जिसमें लिखा है कि उत्तरोत्तर में पर्यावरण मंजूरी, उत्तरोत्तर नहीं है, पूर्व में पर्यावरण मंजूरी लेना अनिवार्य है परियोजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? पहला 175 गीगावाट, दूसरा 100 गीगावाट और दूसरा 300 गीगावाट और चौथा है 450 गीगावाट। तो सही आंसर इसका डी है, 450 गीगावाट। तो भारत ने पेरिस में आयोजित COP21 में संकल्प लिया कि 2030 तक वह विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से करेगा। इसके अलावा भारत 200 गीगावाट की मांग को पहले ही छू चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका उद्देश्य सभी गांव और घरों का विद्युतीकरण करना है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों का पृथक्करण करना है। तीसरा है कथन, घाटे को कम करने के लिए मीटर लगाना है। तो बताना है कि इनमें से सही कथन कौन से हैं। तो आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM सौभाग्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे सितंबर 2017 में शुरू किया गया था। दूसरा, केंद्र द्वारा केवल गरीबी रेखा के नीचे के नागरिकों को बिजली कनेक्शन देना है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो इसमें केवल पहला कथन सही है, आंसर इसका ए होगा। दूसरा कथन रॉन्ग है, क्योंकि केवल गरीबी रेखा के नीचे के नहीं, बल्कि इसमें सभी इच्छुक नागरिकों को घरेलू विद्युतीकरण के लिए कनेक्शन देना शामिल किया गया है। सौभाग्य का फुल फॉर्म क्या है? सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना। इसके अलावा बिजली कनेक्शन के लिए 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना का प्रयोग किया गया तथा जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं थे उन्हें 500 रुपये में कनेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही देशद्रोह कानून की धारा, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा राजद्रोह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समक्ष एक गंभीर खतरा है, इससे संबंधित IPC की धारा कौन सी है? 66, 124 से 467 या 356। तो इसका सही आंसर है 124A, अर्थात बी ऑप्शन सही है। क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस पर जवाब मांगा है कि इस धारा को क्यों ना समाप्त कर दिया जाए, जब ये इस तरीके से व्यक्तिगत अधिकारों का हनन कर रही है। नेक्स्ट है, जनरेशन इक्वलिटी फोरम का आयोजन 2021 में कहाँ से प्रारंभ हुआ है? पहला ऑप्शन मैक्सिको, दूसरा पेरिस, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा बीजिंग। तो सही आंसर इसका ए है, मैक्सिको। तो जनरेशन इक्विटी फोरम का आयोजन मार्च में मैक्सिको से आरंभ किया गया था और जुलाई 21 को इसको पेरिस में संपन्न हुआ। 25 वर्ष पूर्व बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के अंगीकरण और चौथी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन के आयोजित होने के पश्चात लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए इसको आयोजित किया गया। तो इसमें जो बीजिंग डिक्लेरेशन है वो भी किससे संबंधित है? जनरेशन
इक्विटी से संबंधित है, अर्थात महिलाओं के लिए क्या ग्रोथ हुई है उससे संबंधित है, लैंगिक समानता की दिशा में। आगे दिया भी है कि बीजिंग डिक्लेरेशन महिला सशक्तिकरण के लिए एक एजेंडा निर्धारित करती है और 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लैंगिक समानता की उपलब्धि के लिए उद्देश्य निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पारित 102वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 342A का समावेश किया गया था। दूसरा, राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेंगे। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं, आंसर इसका सी होगा। तो इस अधिनियम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है। इसके पहले पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण से संबंधित आयोग की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 340 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध सामान्य करने के लिए या सामान्यीकरण के रूप में तेल अवीव में अपना दूतावास खोलने वाला प्रथम खाड़ी राष्ट्र कौन सा है। पहला ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा बहरीन, चौथा कुवैत। तो सही आंसर इसका संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा खाड़ी देशों में शांति के लिए एक अन्य प्रयास अब्राहम समझौता भी हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने मध्य पूर्व में शांति के लिए इजराइल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। 18 और 19 जुलाई से संबंधित था, जो कि आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्थगन प्रस्ताव के संबंध में था, जिसमें स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और तीसरा, इस प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ निंदा के तत्व शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें सार्वजनिक महत्व के मामले पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। 2.5 घंटे की चर्चा होनी चाहिए इसमें, और व्यक्तिगत विशेषाधिकार का मामला इसमें नहीं होना चाहिए। और अभी हाल ही में मानसून सत्र में इसके ऊपर शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि वो एक स्थगन प्रस्ताव लाएगा जो कृषि कानूनों से संबंधित है। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यक्रम के तहत 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए मंजूरी दी गई है, वो उत्तराखंड राज्य में दी गई है। और जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है, और इसने राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया है, जिसे NGBRA यानी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के स्थान पर लाया गया है। तो राष्ट्रीय गंगा परिषद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है उसके तहत 2016 में गठित किया गया है। राष्ट्रीय गंगा परिषद 2016 में गठित, अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। उड़ान योजना की बात करें तो इसमें उड़ान 4.0 के तहत 2019 में जो उत्तर क्षेत्र और उत्तर क्षेत्रों में पहाड़ी राज्यों और द्वीपों पर इसमें ध्यान दिया गया है, इनकी कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया गया है, जिसको हवाई यात्रा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और उड़ान योजना में जो छोटे शहर हैं उनको महानगरों से जोड़ने के लिए जो हवाई अड्डे यूज़ में नहीं हैं उनको फिर से यूज़ में लाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था स्कूल नवाचार तथा दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो ये शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम है, जिसमें उन्हें नवाचार, उद्यमिता और विचार सृजन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको विकसित किसने किया है, शिक्षा मंत्रालय और AICTE के इनोवेशन सेल के द्वारा। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी की बात की थी, तो इसमें किसान सीधे वैज्ञानिकों से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकेंगे। कौन सा प्लेटफॉर्म, किसान सारथी, और अपनी वांछित भाषा में वो सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था EIA से संबंधित इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी पर भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन से संबंधित। तो इसको 1994 में लागू किया गया, किसके तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा इसमें परियोजना के उत्तरोत्तर नहीं, पूर्व में ही पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है किसी योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था
भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो वो 450 गीगावाट है। पेरिस के COP21 में इसमें 40% उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से भारत ने करने के लिए कहा था और भारत 200 गीगावाट की क्षमता को प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से संबंधित था, जिसका उद्देश्य सभी गांवों और घरों में विद्युतीकरण करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में पृथककरण करना है, इसके अलावा घाटे को कम करने के लिए मीटर भी लगाना है। तो ये सभी कथन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PM सौभाग्य के संदर्भ में है, जो कि सितंबर 2017 में शुरू की गई थी। सौभाग्य मतलब सहज बिजली हर घर योजना, और ये सभी इच्छुक नागरिकों के लिए है, ना कि केवल गरीबी रेखा के। इसके अलावा इसमें जो जनगणना 2011 में हुई थी, आर्थिक जनगणना, उसका प्रयोग किया गया है, और जो इस जनगणना में शामिल नहीं थे उनसे उन्हें 500 रुपये में बिजली का कनेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी देशद्रोह कानून की धारा से संबंधित था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी टिप्पणी की हुई थी कि एक गंभीर खतरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, तो वो धारा थी 124A। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेशन इक्वलिटी फोरम, इसका आयोजन 2021 में कहाँ से शुरू हुआ है, तो मैक्सिको से शुरू हुआ है और पेरिस में इसका समापन हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या था, जो बीजिंग डिक्लेरेशन थी और इसके अलावा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन, इसके बाद लैंगिक समानता की दिशा में क्या प्रगति हुई, इसका मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य था जनरेशन इक्विटी फोरम का। और बीजिंग डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, और ये एक एजेंडा निर्धारित करती है जिसमें 12 महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 2018 में पारित 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये OBC आयोग से संबंधित था, जिसे संविधान में 342 से आर्टिकल जोड़ा गया। तो इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से सामाजिक और जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनको विनिर्दिष्ट कर सकेंगे। इसके अलावा हाल ही में इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों के सामान्यीकरण के लिए तेल अवीव में अपना दूतावास किसने खोला है, संयुक्त अरब अमीरात ने खोला हुआ है। इसके अलावा वहाँ पे अभी अब्राहम समझौता भी हुआ था, किसके मध्यस्थता में, USA की मध्यस्थता में, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने हस्ताक्षर किए थे इजराइल के साथ। तो ये हमारा करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।